कि गठिया लोग ज़्यादा कैसे जानते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के फॉर्म में, जो कि एक उम्र के साथ हो जाता है, जहाँ हम कहते हैं हड्डियाँ घिस रही है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस एक स्पाइन का गठिया है और ये कि ऑटोइम्यून डिसीज़ है। अक्सर हम क्या कहते हैं, जब गठिया कहते हैं तो हम कहते हैं हड्डी घिस रही है, यहाँ पे हड्डी जुड़ रही है, ये फ़र्क है। अक्सर पेशेंट चाहते हैं कि हमें गोलियों से आराम मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पेन किलर्स इस बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि जितना ज़्यादा पेन किलर्स लेंगे आप उतना ज़्यादा अपनी बीमारी को गहरी करते जा रहे हैं। रेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब रेस्ट का मतलब लेटे रहना नहीं होता है, रेस्ट का मतलब रिस्टोरेशन होता है। रिस्टोरेशन मतलब मैंने 10-15 मिनट में लेटी, मुझे बेटर लगा और वापस से आई एम फीलिंग बेटर और मैं वापस अपने काम पे आ गई। नीज बेंड करके आपने सिंपली सिर्फ स्टमक स्क्वीज अंदर करना है और जेंटल प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आपने राइट नी, जैसे मान लीजिए आपने बेंड रखा है, तो लेफ्ट नी को आप धीरे से नीज के नीचे हाथ डाल के आप धीरे से अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। पैर को इस तरह से डालकर आपने दोनों हाथ उस तरफ करके आपने पैर इधर लेके गए हैं और अपर बॉडी ऑपोजिट साइड। अगेन होल्ड फॉर 10 काउंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन न्यूट्रल। तब हाथों से थोड़ा सा जोर लेके, अब ये नहीं हमने हाथों से पूरा जोर लेना है, थोड़ा सा एक थ्रस्ट देना है इनिशिएशन करने के लिए, और फिर धीरे धीरे आप कमर को ऊपर उठाएं। अब ये उठाने के वक्त ध्यान दें, अगर आपसे इतना उठना है इतना ही उठाएं, थोड़ा और ज़्यादा उठता है तो थोड़ा और उठाएं, लेकिन एक बार में झटके करके आपने नहीं उठाना है। तो हाथों को इस तरह से रख के, कोहनी को शोल्डर के नीचे रख के आपने धीरे धीरे छत की तरफ देखने की कोशिश करना है। योगा में इसको भुजंगासन भी कहते हैं और रूटीन एक्सरसाइजेस में इसको स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। आपने ऊपर की तरफ देखना है और इसमें होल्ड नहीं करना है, आपने धीरे धीरे नीचे लेके आना है। सेहतनामा में आज बात एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में गठिया पर। रीढ़ की हड्डी में गठिया क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, जानेंगे। डॉक्टर हर्षनीत कौर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम। सो रीढ़ की हड्डी में गठिया क्यों होता है? गठिया एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि गठिया लोग ज़्यादा कैसे जानते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के फॉर्म में, जो कि एक उम्र के साथ हो जाता है, जहाँ हम कहते हैं हड्डियाँ घिस रही है। ये मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ गठिया है, लेकिन गठिया के बहुत सारे अलग अलग वैरायटी होते हैं। जैसे आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस सुना होगा, जिसमें अक्सर हमारे हाथ के पैर की छोटी उंगलियों में परेशानियाँ या छोटे जॉइंट्स में दिक्कत आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस एक स्पाइन का गठिया है और ये कि ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ऑटोइम्यून का मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमेशा एक इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हमारी जो किसी बीमारी को लड़ने की शक्ति है वो हमारे इम्यूनिटी सेल्स पर डिपेंड करती है। पर ये इम्यूनिटी सेल्स जब हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो इससे हम ऑटोइम्यून डिसीज़ बोलते हैं। अब जब ये स्पाइन के अंदर ये अटैक करती है डिसीज़, तो उससे स्पाइन के गठिया को हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस कहते हैं। मैं आपको अगर बोल के चलूँ तो ये उतना कॉमन गठिया नहीं है जितना दूसरे वैरायटी के हैं, लेकिन ये बहुत परेशान करता है और इसके परेशान करने का मेन कारण है क्योंकि आम लोगों को जानकारी नहीं है। लक्षण होते हैं पर नाम बीमारी का नहीं पता, बीमारी का नाम पता है तो लक्षण नहीं पता, और इसमें काफ़ी समय निकल जाता है। अब अक्सर जैसे गठिया का एक जो धारणा है कि एक बढ़ती उम्र के साथ होगा, तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस होता ही यंग एज में है। 10-12 साल की उम्र से लेके 20, 25, 30, 35 ईयर्स की उम्र तक हो सकता है, और अक्सर ये मेल्स में कॉमन है रादर देन फीमेल्स। और ये एज में अक्सर हम मान के चलते हैं कि इसमें तो बैक पेन हो ही नहीं सकता, या बैक पेन होना बड़ी मतलब हमारी कोई पोस्चर की गलती होगी, या जरक लग गया होगा, हाँ, या कोई लैक हैवी चीज उठा ली इस वजह से हाँ कमर दर्द हो रहा है, या फिर बस हम एक बैड पोस्चर्स में रह रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसी में ही इसको काउंट करके बैक पेन को हम लोग बहुत इग्नोर करके टाइम निकाल लेते हैं। जब तक कि वो बिल्कुल ही यंग एज पे पेशेंट की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना शुरू करता, तब तक ये बीमारी आइडेंटिफाई नहीं होती, और जब आइडेंटिफाई नहीं होती तो वो अंदर डैमेज काफ़ी कर चुकी होती है। एक तो इसके फिर अब लक्षण क्या होते हैं वो बताइए, और नॉर्मल कमर दर्द है, लोअर बैक पेन, या ये रीढ़ की हड्डी का गठिया है उसका दर्द है, फर्क कैसे पता करें, दोनों चीजें बताइए। अब एंकाइलोजिंग जो है इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? एंकाइलोसिस का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब हड्डी का जुड़ना। स्पॉन्डी इज स्पाइन, जो हमने रीढ़ की हड्डी को कहा, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इसलिए ये रीढ़ की हड्डी का इन्फ्लेमेशन जहाँ पे रीढ़ की हड्डी जुड़ रही है। अक्सर हम क्या कहते हैं, जब गठिया कहते हैं तो हम कहते हैं हड्डी घिस रही है, यहाँ पे हड्डी जुड़ रही है, ये फ़र्क है। दूसरा, जो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का सबसे पहला सिम्टम होता है कि कमर में दर्द आना, और वो कमर का दर्द सबसे निचले हिस्से का, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी कुल्हे की हड्डी से जुड़ती है, उसको सैक्रोइलिक जॉइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले ये सूजन होना शुरू होती है जॉइंट के अंदर।
ये सूजन आपकी दो मनके के वर्टिब्रा के बीच में भी हो सकती है, अंदर सूजन। दूसरा, जहाँ पे इन मनकों के ऊपर मांसपेशियाँ, जहाँ पे लिगामेंट्स और टेंडन्स जुड़ते हैं, वहाँ पे सूजन होना, ये सब इसके लक्षण है। पर ये तो हो गया हमने जहाँ एक्सरे एमआरआई की फाइंडिंग बोली। लेकिन पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेंगे कि मुझे लेटने से दर्द बढ़ता है, मुझे चलने में बेटर लगता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग अ वेरी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि जो मैकेनिकल बैक पेन होगा, जो हम कहते हैं पोस्चर से हुआ या चूक पड़ गई या जो दूसरे कारण है हमारा नॉर्मल स्पॉन्डिलिटिस या डिस्क की वजह से बैक पेन आ रहा है, तो उसमें पेशेंट लेटने से बेटर फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेटने से पेन बढ़ता है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है जैसे सैक्रोइलिक डिस्फंक्शन। ये एक अलग तरीके की अगेन लोअर बैक की ही तकलीफ है जो कि फंक्शनल प्रॉब्लम है। तो एक होता है फंक्शनल, एक होता है स्ट्रक्चरल। जैसे फंक्शन का कह लो, मैं हमेशा एक एग्जांपल यूज़ करती हूँ व्हील अलाइनमेंट का कार में। तो पहिए का घिसना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया, और जब वो व्हील अलाइनमेंट बिगड़ रही तो फंक्शनल प्रॉब्लम हो गया। तो सैक्रोइलिक डिस्फंक्शन जो फंक्शनल प्रॉब्लम है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे कुल्ले के लेवल पे या कोई वर्टिब्रा लेवल पे डैमेज दिखे एक्सरे या एमआरआई में। लेकिन एंकलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस तो अक्सर सबसे पहले फाइंडिंग ही इसकी आती है एमआरआई में। जैसे बैक पेन के लिए एमआरआई डॉक्टर ने लिखा है और एमआरआई में आया आपका कि यहाँ पे आपकी हड्डी में सूजन बनना शुरू होगी, तो उसी से ही सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का इशू हो सकता है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे हम टेस्ट की बात करते हैं, ब्लड टेस्ट में HLA-B27 से रिलेट किया जाता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कई लोगों का मानना होता है कि अगर HLA-B27 टेस्ट हमारा पॉजिटिव आया तो हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस है ही है, जबकि गलत धारणा है। HLA-B27 पॉजिटिव होना हमेशा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस होना के बराबर नहीं होता, लेकिन ये अक्सर देखा गया कि जितने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस के पेशेंट हैं उसमें 80 to 90% पेशेंट्स में HLA-B27 पॉजिटिव होता है। दोनों बातों में फ़र्क है। HLA-B27 का ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आना बहुत आम कॉमन भी हो सकता है, जबकि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है एंकाइलोजिंग का, है ना। लेकिन हाँ, वो आपको हाई रिस्क की तरफ डाल देता है जहाँ पे आपको एंकाइलोजिंग फ्यूचर में हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइंडिंग आती है अक्सर एक्सरे, एमआरआई जो होता है वो शुरू के दिनों में हेल्पफुल है, लेकिन एक्सरे जब बीमारी थोड़ी पुरानी हो गई है तो एक्सरे हेल्प करेगा, क्योंकि एक्सरे के अंदर आपको सिर्फ हड्डी दिखेगी, सॉफ्ट टिश्यूज़ या सूजन ये चीज़ें नहीं पकड़ में आएगी। एमआरआई में चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। अगर एक्सरे में आपका बैम्बू स्पाइन है, अब बैम्बू स्पाइन किसको कहते हैं, जैसे बम्बू की लकड़ी होती है उसमें आपने देखा जोड़ होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं और वो सर्कल सर्कल के फॉर्म में होते हैं। सिमिलरली जब ये हड्डी जुड़ती है, स्पाइन के मन के जुड़ना इस तरह से अगर ये जुड़ना शुरू हो गए तो ये बीच की स्पेस दिखती नहीं है, तो वो एक बम्बू स्पाइन की तरह अपीयरेंस देता है एक्सरे में। तो कई लोगों का ये होता है कि शायद उनका एंकाइलोजिंग हुआ है क्योंकि प्रोग्रेसिव है डिसीज़, तो ये बैम्बू स्पाइन में कन्वर्ट होगा ही होगा। ऐसा भी गलत धारणा है। ये ज़रूरी नहीं कि बम्बू स्पाइन की दिक्कत आपको आए, हाँ, लेकिन प्रोग्रेसिव डिसीज़ को हम रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं अगर उसका इलाज समय पर और अच्छे तरीके से हो। क्योंकि ये डिसीज़ है स्पाइन की गठिया में जहाँ पे स्पाइन ने जुड़ जाना है, फ्यूजन हो जाना है, अगर हम उसका ख्याल नहीं करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है पिक्चर को। जैसे पेशेंट झुकना शुरू हो जाता है, स्टूपिंग जिसे कहते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की काफ़ी ख़त्म हो जाती है, उसको रोज़मर्रा के काम करने में दर्दें बहुत आती हैं, क्योंकि दर्द इसका चीफ कंप्लेन होता है पेशेंट का कि मैं खूब इलाज करा रहा हूँ पर मुझे दर्दों में आराम नहीं आ रहा। तो अक्सर पेशेंट लोअर बैक पेन या पूरी स्पाइन में दर्द होता है? शुरुआत तो मैम लोअर बैक पेन से ही होती है, धीरे धीरे पेशेंट चेस्ट पेन बताते हैं क्योंकि जो पीठ की मनके हैं उनमें जैमिंग आना शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वो सर्वाइकल प्रॉब्लम भी बताते हैं, कई बार शोल्डर में पेन जा रहा है, कई बार घुटने में दर्द जा रहा है। पर ये जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करेगी वो पेन्स आएंगे। अब प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपका एक्सरे एमआरआई में भी डैमेज बढ़ रहा है। एक्सरे एमआरआई में स्ट्रक्चरल डैमेज है और फंक्शनल डैमेज है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपके एक्सरे एमआरआई में इतना डैमेज नहीं दिख रहा लेकिन फंक्शनल डैमेज ज़्यादा है, मतलब पेन उनको इतना ज़्यादा है लेकिन डिसीज़ अभी उस तरह से बिगड़ी नहीं है। कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि डिसीज़ भी बिगड़ी हुई है, पेन्स भी ज़्यादा है। और अक्सर जो मैं अगर आपको सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन बोलूँ तो मैंने अभी सैक्रोइलिक डिस्फंक्शन बताया था जो फंक्शनल प्रॉब्लम है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में मांसपेशियों का कमज़ोर होना क्योंकि दर्दें होती हैं, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बैड पोस्चर्स में होते हैं, मसल वीक होके उसकी इम्बैलेंस बनती है, अलाइनमेंट बिगड़ती है, वो सैक्रोइलिक डिस्फंक्शन का एक रीज़न बन जाती है। तो 60-70% एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस पेशेंट में सैक्रोइलिक डिस्फंक्शन ज़्यादा दिक्कत देता होता है बजाय डिसीज़ इटसेल्फ। अच्छा, ये दोनों क्योंकि बिल्कुल सेम एरिया में चैलेंज है तो उनको डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा क्लिनिकली एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है बजाय सिर्फ एक्सरे एमआरआई ब्लड टेस्ट के साथ। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में कि पेशेंट पेन फ्री हो सकता है और उसके लिए पेन फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि जब वो पेन फ्री होगा तभी ही वो मूवमेंट्स को कर पाएगा, और मूवमेंट्स उसकी एंटीडोट है बीमारी के लिए। हम कहते हैं ना हमें किसी बीमारी को रोकना है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर बुखार से हमें बचना है तो अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा सोइए, एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए ताकि शरीर मजबूत हो जाए। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में भी मेन स्टेज जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है। तो किस तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, इलाज क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होती है? अब इसमें 3 प्राइमरी गोल्स चलेंगे इलाज में। सबसे पहला गोल होता है पेन का। पेन कम करना पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखें, पेन किलर्स इस बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि जितना ज़्यादा आप पेन किलर्स लेंगे आप उतना ज़्यादा अपनी बीमारी को गहरी करते जा रहे हैं। क्योंकि पेन में हमेशा अपने टॉक्स में बोलती हूँ आपका फ्रेंड है, आपको समझाता है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना बुखार हो रहा है तो हमें इन्फॉर्म कर रहा है, एक अलार्म सिस्टम है, वैसे पेन हमारे बॉडी का अलार्म सिस्टम है जो हमें समझा रहा है कि कुछ अंदर गड़बड़ है। अब पेन किलर्स लेके जब आप इस बीमारी को दबाने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो जो अंदर उसकी जकड़न बढ़ रही है स्पाइन की इस बीमारी की वजह से, वो जकड़न और बढ़ते चले जाएगी। तो फिर वो विशियस साइकिल बन जाता है, जकड़न बढ़ रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मसल्स वीक हो रही है, पेन बढ़ते जा रहा है। तो प्राइमरी गोल हमेशा आपका एक्सरसाइज और पेन फ्री होना पहले ज़रूरी है। और पेन फ्री जितना आप अपने आप होंगे बजाय गोलियों के, तो वो आपके डिसीज़ प्रोग्रेशन को कंट्रोल करेगा। अक्सर पेशेंट चाहते हैं कि हमें गोलियों से आराम मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पे ये बीमारी आपके काबू नहीं आएगी, आपको परेशान ज़्यादा करेगी, क्योंकि जितना आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज होगी, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी मांसपेशियों का खाना है। मैं हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइज एज अ फूड, एज अ मेडिसिन और एम आई एलिजिबल फॉर एक्सरसाइज, तीनों डिफरेंट बातें हैं। कई बार इस बीमारी के लिए हम जब मिलते हैं डॉक्टर्स को तो नहीं पेशेंट्स को पता होता कि हमने किस एक्सपर्ट को मिलना है। अब इसको देखने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमेशा पेशेंट को समझाते हैं कि हमारी दवाइयाँ भी आपको 100% तभी सपोर्ट करेगी जब आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका सबसे प्राइमरी रोल एक्सरसाइजेस का आता है। अब पेशेंट कहाँ उलझते हैं कि हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हमसे हो नहीं रही क्योंकि दर्दें। कुछ पेशेंट कहते हैं हमने खूब एक्सरसाइज करी, हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि अब देखिए डिसीज़ कब हो रही है, यंग एज में। और यंग एज में यूजुअली पेशेंट का करियर बिल्डिंग टाइम होता है, उनका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये तीनों प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से पेशेंट एक्सरसाइज से दूर रह जाता है। तो यहाँ पे आती है रोल मॉडर्न फिजियोथेरेपी की। एक्सरसाइज एक तो आपने जब भी करना है ये समझना है कि हमने एक्सरसाइज के डॉक्टर से पूछ के करना है। कई बार क्या होता है पेशेंट जिम में किसी ट्रेनर से, योगा प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब से, ऑनलाइन देख के एक्सरसाइज करते हैं। मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी ऑडियंस को कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में हमने ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लिनिकल डिसीज़ है, उसके मुताबिक एक्सरसाइज जानी एज अ मेडिसिन। पेन को पहले कम करना है तो उसमें मैनुअल थेरेपी चलती है। वो मैनुअल थेरेपी सेशंस ऑलमोस्ट डेली चलते होते हैं, घंटे घंटे के सेशंस होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट नसों को खोलते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग नहीं आएगा, क्योंकि अगेन एक बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट मतलब वो एक्सरसाइज ही कराएंगे। एक्सरसाइज थेरेपी फिजियोथेरेपी का एक वर्टिकल है, उसके अंदर और भी वर्टिकल्स हैं। और जो मैनुअल थेरेपी है वो पेशेंट का हैंड होल्डिंग करता है, जहाँ पे वो नसों को खोलते हैं। वो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों से पेशेंट के ऊपर काम करते होते हैं ताकि नसों को खोल सके। पर ये बहुत जेंटल और पेनलेस थेरेपी है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग में कहाँ हो रहा है कि हम एक्चुअली पेशेंट डिस्कम्फर्ट में जा रहा है। मॉडर्न फिजियोथेरेपी में जब वो पेनलेस थेरेपी हो जाती है तो पेशेंट को सेशन लेना बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जब वो पेन फ्री जोन में आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उनको डेली बेसिस पे 2-3 एक्सरसाइज जब वो करने लग गए, फिर 4 एक्सरसाइज और ऐड करी, फिर थोड़े कंफर्टेबल हुए, फिर 5-6 ऐड करी। और इस दौरान जब पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो साथ साथ में मैनुअल थेरेपी का काम भी चलता होता है ताकि पेशेंट का पोस्चर अच्छा मेंटेन हो। तो पेन रेक्टिफिकेशन जोन में पहले पोस्चर करेक्शंस होते हैं, अलाइनमेंट करेक्शंस होती हैं, उसकी नसें खोली जाती हैं। वो ही काफ़ी टाइम 3 से 4 महीने ले सकता है, 5 महीने ले सकता है। उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू होती है। फिर उसमें स्टेज वाइज एक्सरसाइज डेफिनेटली होती है कि जहाँ पे हम पहले रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पेशेंट की स्टूपिंग ज़्यादा ना है। जितना वो स्टूपिंग करेगा उतनी हड्डी जुड़ते चली जाएगी। हड्डी को अगर आपने जुड़ने नहीं देना है तो आपका सीधा बैठना, पोस्चर को फॉलो करना, सही तरीके की आपकी चेयर हो, सही तरीके का आपका मैट्रेस हो, मैट्रेस आपका फर्म होना चाहिए, हार्ड मैट्रेस होना चाहिए। सॉफ्ट मैट्रेस पे नहीं सोना है, नहीं तो उसमें आपका जो स्पाइन है वो और कर्व लेगा तो हड्डियाँ और इकट्ठे होगी। देन हमने ध्यान देना है कि हर आधे घंटे में या 15-20 मिनट में हमने पोजीशन चेंज करनी है। जैसे हम लंबा बैठे हैं तो 5-10 मिनट खड़े हो गए या चल लिए, फिर वापस बैठ गए।
अब जैसे खास कर यंगस्टर्स आजकल सिटिंग जॉब में ज़्यादा होते हैं, तो ये रेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब रेस्ट का मतलब लेटे रहना नहीं होता है, रेस्ट का मतलब रिस्टोरेशन होता है। रिस्टोरेशन मतलब मैंने 10-15 मिनट में लेटी, मुझे बेटर लगा और वापस से आई एम फीलिंग बेटर और मैं वापस अपने काम पे आ गई। कितने घंटे बाद, जैसे अब सिटिंग जॉब है तो कितने घंटे बाद थोड़ी सी ब्रेक लेके आप लेट जाओ फिर काम करने लगो? जब अक्यूट, हाँ जब अक्यूट स्टेज है मैम, जब पेन स्कोर बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं हमेशा पेन थर्मोमीटर की बात करती हूँ, 0 मतलब कोई दर्द नहीं, 3-4 हल्का फुल्का है, 5-6 मतलब मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं कि मेरा दर्द बढ़े ना, 7-8 मुझे गोलियों की ज़रूरत पड़ रही है और 8-9 मुझे गोली लेके भी आराम नहीं आ रहा। तो जब आपका स्कोर 5-6 को टच कर रहा है तो आपने हर 2 से 3 घंटे में 15 से 20 मिनट लेटना है। अब कई सारे पेशेंट्स बताते हैं हमारे ऑफिस में अरेंजमेंट नहीं है इस तरीके से ना, जो तो खुद बॉस हैं जिनका अपना है तो वो तो स्टिल मैनेज कर लेते हैं, बट जो कहीं पे सर्विस दे रहे हैं तो उनके चैलेंज आता है लेटे कहाँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक मैट्रेस फोल्ड करके रख लो, जैसे हमारे ये जो फोल्डेबल गद्दे आते हैं उसको आप अपने साइड में टेबल के रख लो, उसके ऊपर फ्लावर पॉट लगा दो, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, इट विल बिहेव लाइक अ स्टैंड। और बीच बीच में हर 2-3 घंटे के बाद आप 15-20 मिनट का एक शेड्यूल रखें कि मुझे लेटना है। नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका लेटना, क्योंकि लेट सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करना है। अगर आप सो सके तो अच्छी बात है, काम में शायद, और नहीं सो सके तो लेटें, पर लेट के फ़ोन नहीं देखना है, लेट के लैपटॉप नहीं देखना है, लेट के रीडिंग नहीं करना है। लेटने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्टूपिंग जो हमने उसको कुछ समय के लिए सीधा कर लिया, तो स्पाइन को बार बार हम मतलब इट्स लाइक अ बॉडी के अंदर हम एक वो फाइटर मैकेनिज्म एक्टिव रख रहे हैं कि जिससे उसका स्टूपिंग ना हो। ये इंपॉर्टेंट है कि मैट्रेस हमेशा अपने पास एक फोल्डेबल रखें। ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि गाड़ी में हर 1-1.5 घंटे के बाद आप बाहर निकलें, खड़े होएं, आप अपने बॉडी जेंटल स्ट्रेच जो है वो करें, फिर वापस आप ड्राइव करें। ड्राइविंग में अगर आप ड्राइवर ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर स्प्लिट्स में ड्राइविंग करें, कंटिन्यूस ना करें। मतलब बैक टू बैक आपने मीटिंग्स या बैक टू बैक अपना वर्क को नहीं रखना है, बीच बीच में पॉजेस बहुत ज़रूरी है जिसमें आपका खड़े होना, आपका लेटना, आपका पोजीशन चेंज करना ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट की। डाइट में मैं अक्सर स्ट्रेस डालती हूँ कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, अब वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो हम एक जंक फूड से दूर रहने की बात करते हैं, और जो इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं दैट इज़ वही आ गया जहाँ हम प्रोसेस्ड फूड कह रहे हैं, पैकेज फूड कह रहे हैं, मीठा खासकर। होता क्या है ना, जब एक्सरसाइज पेशेंट नहीं कर पाते पेन में तो उनकी मोबिलिटी कम होती, तो वेट गेन करना शुरू कर जाते हैं। तो कई बार पेरेंट्स डांट लगाते हैं कि इतना मोटा हो रहा है अभी दुबला हो जा, तो पर पेशेंट की क्रेविंग 2 कारण से होती है, एक तो मोबिलिटी नहीं है तो अगेन वो जो एक फील गुड फैक्टर है वो नहीं हो रहा तो क्रेविंग हो रही है। दूसरा क्या होता है कि वो दे आर लाइक लॉन्ग सिटिंग की वजह से वो थोड़ा भी कुछ खा रहे हैं तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो भी फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डाइटरी मॉडिफिकेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, सिर्फ एक्सरसाइज अकेले हेल्प नहीं करेगा। जितना ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें हमने इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन जिसमें बन जाता है। हमने कोशिश करने की हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम से कम हो। अब मोटापा जो फैट सेल्स हैं, फैट्स भी एक तरीके के केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसको हम लाइपोकिन्स और साइटोकिन्स कहते हैं, जो कि सिस्टोकिन्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो हमने वो हर कोशिश करनी है जिससे मेरा इन्फ्लेमेशन कम हो। तो एक्सरसाइज आपकी इस पोस्चर्स को मेंटेन रखेगा, स्टूपिंग को स्ट्रेट रखेगा, ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेमेशन को कम होने में मदद करेगा। डाइट पे आपने ध्यान दिया, और जितना पेन कम होगा आपकी स्लीप साइकिल भी बेटर होगी। जितनी स्लीप साइकिल बेटर होगी, रातों की नींदों में आपको दर्दें नहीं आ रही, उतना बॉडी हील होगी, तो मॉर्निंग में उठना आसान होगा, आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे। तो विशियस साइकिल चलता है। इस विशियस साइकिल को सेट करने में मॉडर्न फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट, तो कितना हील हो जाता है ये मैम? जैसे डायबिटीज है मान लीजिए, है ना, कितने बढ़िया से हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू। सिमिलरली एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हम रिवर्स नहीं कर सकते जो डैमेज हो गया हड्डी के अंदर, लेकिन इस डिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल लेके आ सकते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो डीजनरेशन इफेक्ट है उसको स्लो डाउन करना, जो इन्फ्लेमेशन डैमेज कर रहा है उसको हम प्रोग्रेसिव ना होने दें, उसको अंदर नुकसान ना करने दें, ये कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया है, डिसीज़ को संभालना आसान हो गया, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। क्योंकि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट स्ट्रेस में बहुत होते हैं कि हम मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं मूवमेंट्स करो। ये जदोजहद में उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है जिससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है। इस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मॉडर्न फिजियोथेरेपी से आपने उनको एलिजिबल बना दिया मूवमेंट्स करने के लिए। मूवमेंट्स आप करना शुरू हो गए, स्लीप साइकिल नॉर्मल हो गया, आपकी मूवमेंट्स नॉर्मल हो रही है, आपका क्रेविंग सिस्टम कम हो रहा है, डाइट पे आपने ध्यान दिया, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर एक ऑटो फाइटर मैकेनिज्म जाग जाता है।
वो ऑटो फाइटर मैकेनिज्म अपने आप काम करता रहेगा, आप अपने काम पे फोकस करें, वो फाइटर मैकेनिज्म काम करता रहेगा। क्योंकि मेडिसिन भी इसमें तभी मदद करेगी जब आप ये 3 चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं, अदरवाइज मेडिसिन भी आपको पूरा मदद नहीं करेगी। और इलाज में एक सर्जरी की चीज़ कई बार बोली जाती है, तो सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि हमने पूरे एफर्ट्स डालने की हमें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। जैसे अगर हिप जॉइंट आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो हिप रिप्लेसमेंट, नी डैमेज हो गया तो नी रिप्लेसमेंट। हमने कोशिश करनी है, हमने उस डिग्री तक अपने आप को जाने नहीं देना है। तो जब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं ना, कि जब मेरा पेन स्कोर कम हो रहा है, हमेशा एक्सरसाइज करने में तो आपने ध्यान देना है कि आपके पास वो पेन थर्मामीटर होना चाहिए। पेन थर्मामीटर मतलब 0 से 10 का स्केल, या आप 0 से 100 भी बोल सकते हैं कि मुझे 100 में से अगर 10-20 रुपये का दर्द है तो मैं एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। और जो एक्सरसाइजेज मैं आगे बताऊंगी वो आपने ध्यान देना है, खासकर अगर 20-30 रुपये का दर्द है 100 रुपये में से, ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन 20-30 से ज़्यादा है तो आपने अपने आप नहीं करनी। जो एक्सरसाइजेज अब मैं आगे समझा रही हूँ अपने लोकल फिजियो से मिलकर समझकर फिर आप शुरू करें, लेकिन अपने आप नहीं। लेकिन जिनका ऑलरेडी कंट्रोल हो गया है, पेन काफ़ी लंबे समय से पेन नहीं है, सिर्फ अखड़ाहट है, तो वो एक सेफ तरीके से इन एक्सरसाइजेज को शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने से पेन आ रहा है, अगेन आपने फिजियो को मिलना है। एक्सरसाइज एंकल स्पॉन्डिलिटिस की हमेशा जब आप शुरू कर रहे हैं तो लेट के पहले शुरू करें, क्योंकि अगर लेटने में आपको पेन नहीं आ रहा है देन यू कैन ट्राई फॉर सिटिंग एंड स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज। क्योंकि लेटने में आपको एक वो पोस्चर स्ट्रेट लेगा तो स्टूपिंग से एक तरफ अपने आप को स्ट्रेच करेगा, उसी में ही आपको समझ आ जाएगा कि अभी आप तैयार हैं कि नहीं। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, नीज बेंड करके आपने सिंपली सिर्फ स्टमक स्क्वीज अंदर करना है, अ जेंटल प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आप इसको 5 काउंट्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, रिस्पेक्टिंग योर डिस्कम्फर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज आप करेंगे, आपने राइट नी जैसे मान लीजिए आपने बेंड रखा है तो लेफ्ट नी को आप धीरे से नीज के नीचे हाथ डाल के आप धीरे से अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। अब कई पेशेंट्स आगे से पकड़ते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको पीछे से पकड़ें, क्योंकि जब आप आगे से जोर डालते हैं तो आप घुटने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको पीछे से आपने पकड़ा एंड होल्ड इट फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको नीचे रखा, देन आपने दूसरे पैर से ट्राई किया, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपको ये कंफर्टेबल हो जाए देन आपने एक टांग को स्ट्रेट करके फिर आपने ये सेम एक्सरसाइज करनी है। इसको नी को आपके चेस्ट की तरफ लेके आना है, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अगेन आपने इस चीज़ को स्ट्रेट करके लेफ्ट लेग को राइट नी को बेंड किया एंड देन यू विल ब्रिंग इट क्लोज, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें ध्यान दें कि आपका पैर टेढ़ा ना हो, घुटने के नीचे का हिस्सा जो टांग का वो टेढ़ा ना हो, या इस तरह से पैर गिरे ना, पैर न्यूट्रल पोजीशन पे रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड आप करेंगे, अगर ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, यू आर फीलिंग बेटर, पेन नहीं बढ़ रहा है, देन दोनों नीज को आप चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन न्यूट्रल। अब इसमें ध्यान दें, जब ये करते हैं आप और नीचे लाने में अगर वो आपको एक कमर के हिस्से में खालीपन या एक उचकाव आ रहा है या दर्द आ रहा है, तो दैट इज़ जहाँ पे आपने अलर्ट रहना है कि आप अभी यू नीड टू, आपने फिजियो से मिलके अपने मैनुअल थेरेपी पे फोकस करना है, ना कि अपने आप को एक्सरसाइज में पुश करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, जब आप ये तीनों कंफर्टेबल कर लें, पैर को इस तरह से डालकर आपने दोनों हाथ उस तरफ करके आपने पैर इधर लेके गए हैं और अपर बॉडी ऑपोजिट साइड, अगेन होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन न्यूट्रल। अब आपने इस पैर को सीधा किया एंड देन आपने इस लेग को क्रॉस किया और फिर आपने ये ऑपोजिट लेके गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन न्यूट्रल। तो ये आपकी हुई जो चारों सीधा लेट की एक्सरसाइज। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो गए, नेक्स्ट यू कैन ट्राई हेड और हील प्रेस। तो बेड पे जब आपने प्रेस किया नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें मैंने सर का पिछला हिस्सा और दोनों पैरों की एड़ी को मैंने बेड पे प्रेस किया हुआ है। ऐसे करने में आपकी जो बैक मसल्स हैं उसमें यू कैन फील दैट कॉन्ट्रैक्शन, जो आपकी कमर के पीछे की मांसपेशियाँ हैं जो कंट्रैक्शन करेगी, तो बेसिकली स्पाइन को स्ट्रेट करने में, स्टूपिंग से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है
जो हर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस पेशेंट को ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर वो पेन से बाहर हैं। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी ब्रिजिंग। अब ब्रिजिंग इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर पेशेंट्स। अब ये ब्रिजिंग को हमने फोर्स कर करके अचीव नहीं करना है। अगेन मॉडर्न फिजियोथेरेपी में जहाँ हम मैनुअल थेरेपी की बात कर रहे हैं, जितना हमारा बैक और जो कुल्ले का हिस्सा है उसकी नसों को खोलकर जो फिजियो ने काम करना है हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट से वो करके फिर हमने ब्रिजिंग की तरफ एग्जीक्यूट करना है। बट कई पेशेंट्स जब इसको डिफिकल्टी फील करते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन सारा आपका इसके पीछे ही है, सैक्रोइलिक जॉइंट पे, ये कुल्ले के पास ही है, कुल्ले की हड्डी के पास, तो पेशेंट के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। बट वंस यू आर आउट ऑफ पेन तो व्हाट यू कैन डू, स्लोली आप हाथ से सपोर्ट देके धीरे 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 आप उठाने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। या फिर आप एक इस तरीके से शुरू करने से पहले ही आप एक पिलो नीचे रख लें जिससे आपके कुल्ले के हिस्से को ऑलरेडी एक रेज मिल गया। तो जब ये रेज मिला उसके बाद आप हाथों से थोड़ा सा जोर लेके, अब ये नहीं हमने हाथों से पूरा जोर लेना है, थोड़ा सा एक थ्रस्ट देना है इनिशिएशन करने के लिए, और फिर धीरे धीरे आप कमर को ऊपर उठाएं। अब ये उठाने के वक्त ध्यान दें अगर आपसे इतना उठना है इतना ही उठाएं, थोड़ा और ज़्यादा उठता है तो थोड़ा और उठाएं, लेकिन एक बार में झटके करके आपने नहीं उठाना है, वो सैक्रोइलिक जॉइंट को और डैमेज कर सकता है। तो ये आपका सीधा लेट के 5th नंबर एक्सरसाइज हुई, व्हेन यू फील कंफर्टेबल। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ये कुल्ले के नीचे ही पिलो रख के, इसमें आपका बैक और बटक एरिया सपोर्ट हो गया। फिर आपने ये स्लोली 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 एक पैर को बाहर लेके आना है, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ। अगेन हम इसको दूसरी तरफ से बाहर लेके जाएंगे एंड स्लोली स्लोली ऊपर। तो व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज सो इट गिव्स सम रेंज ऑफ मोशन टू लोअर बैक, कुल्ला और बटक के ऊपर हल्की हल्की मूवमेंट्स, रेंज ऑफ मोशन को लाने में मदद मिलती है। तो इस एक्सरसाइज को 5 से 6 बार ही करें, ज़्यादा ना करें। उल्टा लेट के जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये उल्टा वाली अगेन आपको रेंज ऑफ मोशन और ताकत मांसपेशियों में दोनों देगा, लेकिन इस पे करने से पहले आपका उल्टा सीधा लेट के करना ज़्यादा ज़रूरी है। और सीधा जब आप कंफर्टेबल होंगे तो धीरे धीरे आपको उल्टा लेटना भी आसान होगा। कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें उल्टा लेटने में बहुत दिक्कत आती है, वहाँ पे अगेन मॉडर्न फिजियोथेरेपी, मैनुअल फिजियोथेरेपी आपको उल्टा लेटने के पोस्चर में कंफर्टेबल करेगी, फिर आप एक्सरसाइज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट फोर्सफुली हमने एक्सरसाइज नहीं करना है। तो हाथों को इस तरह से रख के, कोहनी को शोल्डर के नीचे रख के आपने धीरे धीरे छत की तरफ देखने की कोशिश करना है। योगा में इसको भुजंगासन भी कहते हैं और रूटीन एक्सरसाइजेस में इसको स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। आपने ऊपर की तरफ देखना है और इसमें होल्ड नहीं करना है, आपने धीरे धीरे नीचे लेके आना है। अगेन यू कैन ट्राई 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन। सो दिस यू कैन डू द फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट आता है आपका उल्टा लेट के गर्दन एक तरफ रख के आपने पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचना है। सो जब व्हेन यू पुल इनसाइड, दैट इज समथिंग अगेन हम हमारे स्पाइन के आगे सामने वॉल को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं जिससे हमें इरेक्ट पोस्चर्स लेना आसान होगा। सो जस्ट पुल इट इनसाइड 1 2 3 4 5 and relax. Then again 1 2 3 4 5 and then relax. उल्टा लेट के फिर आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, आपने बटक्स को टाइट करना है। जस्ट टाइटन योर बटक्स, स्क्वीज इट 1 2 3 4 5 and relax. Again 1 2 3 4 5 and relax. बहुत कॉमन मिथ है कि उल्टा लेट के टांग उठाना और उल्टा लेट के आपने जब ये वहाँ उठाइए, ये वाली एक्सरसाइज आपने अपने आप शुरू नहीं करनी जब तक आपकी फिजियोथेरेपिस्ट इसमें कॉन्फिडेंस नहीं लेते कि आपकी स्पाइन इरेक्ट रह रही है और कंफर्टेबल रह रही है, तब तक आपने हैंड रेस और लेग रेस परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि वो कुल्ले पे सीधा दबाव बनाएगा, सैक्रोइलिक जॉइंट पे सीधा दबाव बनाएगा। स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेज अगेन हमने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सिंपल आपने एक रोटेशन एक्सरसाइज करी। किसी भी एक्सरसाइज में आपने होल्ड नहीं करना है, स्लोली बैक फिर स्लोली ऑपोजिट साइड पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, हाथ को यहाँ रख के आपने साइड में लेके जाना है, देन स्लोली आपने यहाँ हाथ रख के ऑपोजिट साइड लेके जाना है। अब इन सब एक्सरसाइजेस में आपने ध्यान देना है इम्पॉर्टेंटली कि कभी भी आपने पेन किलर्स लेकर एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब आप पेन किलर्स खाकर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्चुअली वो ज़्यादा रिस्की काम है, क्योंकि आपने पेन को सप्रेस कर दिया है। कई बार पेशेंट्स टेंस मशीन आती है अपने पास रखते हैं, कहीं कुछ हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट लेके, मसाजेस लेके एक्सरसाइज परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे यहाँ पे दरख्वास्त है कि आप हमेशा फिजियो से अपनी पहले असेसमेंट करा के फिर ही एक्सरसाइजेस शुरू करें। जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ आर्थराइटिस है वो कहती है कि आपने हफ्ते में करीबन 150 से 150 टू 200 मिनट्स या 150 से 180 मिनट्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में आप सारा परफॉर्म कर लें।
इसको आपने स्प्लिट में रखना है। एक दिन में कोशिश करें आप 20 से 30 मिनट डालें मैक्सिमम, हफ्ते में 3 बार डालें, 4 बार डालें, या आप 15-20 मिनट का प्रोग्राम रोज भी रख सकते हैं अगेन, लेकिन फिजियोथेरेपी के सुपरविजन में। फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि इसको आप कितना सेफली बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइजेज से सबसे बढ़िया अच्छी मेडिसिन एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलिटिस में कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सरसाइज दोनों तरीके से काम करती है। एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलिटिस से होने वाले डैमेज को भी रोकती है, प्लस आपको इतनी मजबूती देती है कि वो डिसीज़ आपके ऊपर प्रभाव ना डाल सके, उसका प्रोग्नोसिस रोकने में मदद करती है, उसको प्रोग्रेसिव होने से बचाती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलिटिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वही बात अगेन आती है कि अगर आपकी पीठ में, कमर में दर्द रह रहा है, उस समय डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम नुकसान ज़्यादा करेगा बजाय फ़ायदे के। तो प्राणायाम को भी हमने उसके जो स्टेजेस हैं या जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की स्टेजेस हैं वो आप तब परफॉर्म करें जब आप ये अदर एक्सरसाइजेस जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हैं, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए और उसमें मजबूती डालने के लिए एक्सरसाइजेस जब आप कर सके, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ। डायरेक्टली सारी एक्सरसाइजेस इकट्ठे की हुई पेशेंट को थकाएगी ज़्यादा, दर्द ट्रिगर कर सकती है, उसका पूरा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा।